हाई रेनफॉल की वजह से जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है ये क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं। पोटेंशियल एसिडिटी किसकी वजह से होगी, या इसी को हम लोग पैसिव एसिडिटी कहते हैं, लिख लो ड्यू टू। अब यहां पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी है, तो हार्मफुल का अगर हम ऑर्डर देखें, एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, हाई रेनफॉल की वजह से जो कोलाइड के ऊपर एड्सॉर्ब्ड बेसिस हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या कर जाते हैं, लीच। मतलब कि हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्ण राजपूत। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडिक सॉइल के बारे में। क्या होती है एसिडिक सॉइल, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, या कैसे कोई नॉर्मल सॉइल जो है वो एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका रिक्लेमेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे इसका सुधार किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होता है, और इसके अलावा हमने एक साल्ट अफेक्टेड सॉइल के लेक्चर भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर भी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे सो प्लीज़ जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, मतलब 10 लेक्चर हैं लगभग, ठीक है, यहाँ से, है ना, वो आप देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिक सॉइल क्या होती है या एसिडिक सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है और इसको कैसे रिक्लेम किया जा सकता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिडिक सॉइल क्या है और किसकी वजह से सॉइल में एसिडिटी हो जाती है। तो होता क्या है कि जो सॉइल है, मतलब कि जो एसिडिक सॉइल है, इसका जो क्ले पार्टिकल है या इसमें जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन आयन को बेसिस से ज्यादा मात्रा में एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन आयंस ऑन सॉइल कोलॉइड। अभी हम इसको समझाते हैं। कॉम्प्लेक्स मोर देन बेसिस। क्योंकि होता ऐसा है सर कि हाई रेनफॉल की वजह से जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन हैं, हाई रेनफॉल की वजह से जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो है ये क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं, और जो क्ले पार्टिकल है या जो सॉइल पार्टिकल है उसके एक्सचेंजेबल साइट पे क्या एड्सॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एड्सॉर्ब हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है सर कि जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यानी pH 7 से कम हो जाता है। सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक। क्योंकि हाई रेनफॉल की वजह से जो जितने भी बेस फॉर्मिंग कटाइन थे वो क्या हो गए, हाई रेनफॉल की वजह से लीच कर गए, इनकी क्या होगी, लीचिंग। तो ये जो एसिडिक सॉइल है इसका फॉर्मेशन किसकी वजह, कहां पर होता है, कैसे रीजन में होता है, तो आप लोग क्लाइमेट लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लिख लेना ड्यू टू हाई रेनफॉल, अधिक वर्षा की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर वर्षा नहीं हो रही होती, अब देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ी। अब साल्ट अफेक्टेड सॉइल आपकी एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर कम वर्षा की वजह से जो साल्ट थे या वेस्ट फॉर्मिंग कटाइन थे वो धीरे धीरे सॉइल में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक समय के बाद सॉइल कैसी हो जाती है, साल्ट अफेक्टेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मित्र ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैसा है कि हाई रेनफॉल की वजह से जितने भी आपके बेस फॉर्मिंग कटाइन हैं वो सभी लीच कर जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल में एसिडिटी होती किसकी वजह से है, यानी कि सॉइल एसिडिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि सॉइल एसिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कटाइन हैं वो एक तो है हाइड्रोजन आयन और एक है आपका एल्युमिनियम आयन, यानी ये दो आयन की वजह से सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि जितना ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होगा
उतना ही ज़्यादा क्या होगी, सॉइल एसिडिक होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा या हाइड्रोजन आयन सल्फेट के साथ मिलेगा तो H2SO4 बना सकता है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो एसिडिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जिसमें से जो हाइड्रोजन आयन है ये डायरेक्ट एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट एसिडिटी। और जो आपका एल्युमिनियम आयन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनडायरेक्ट एसिडिटी के लिए। किसके लिए, इनडायरेक्ट एसिडिटी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट एसिडिटी और इनडायरेक्ट एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कटाइन कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, यानी एसिडिटी जो है ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी, ये हम फिर बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। एक्टिव एसिडिटी। दूसरा पोटेंशियल एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी, ठीक। तीसरा जो है वो है आपका रिजर्व एसिडिटी, रिजर्व एसिडिटी। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये सॉइल कहाँ पर पाई जाएगी, है ना, कौन कौन से स्टेट में इसका ज़्यादा एरिया है ना, प्रॉपर्टी क्या है, धीरे धीरे हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज एक्टिव एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी क्या है, देखो ध्यान से सुनो। एक्टिव एसिडिटी जो है ये किसकी वजह से होती है, लिख लो, ड्यू टू हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन। जब हाइड्रोजन आयन सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो इसकी वजह से जो एसिडिटी होती है वो आपकी एक्टिव एसिडिटी कहलाती। अब इसका क्या लोचा है सर, इसका मतलब क्या है, देखो सॉइल, मान लो ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में क्ले पार्टिकल भी होंगे, तो यहां पर हम एक क्ले पार्टिकल बना देते हैं छोटा सा, ये लो, ठीक है, ये क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल। और सॉइल में जो वाटर पाया जा रहा है और उसमें वाटर में क्या होंगे, आयन होंगे, जिसको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉइल सॉल्यूशन। तो सॉइल सॉल्यूशन में बेटा क्या होगा, सॉइल सॉल्यूशन में वाटर होगा और प्लस आयन होंगे, यही तो सॉल्यूशन है। आयंस होंगे, आयंस मतलब बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, अमोनिकल हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस एक्टिव एसिडिटी कब होगी या किसकी वजह से होगी ये समझना है आपको। तो जब सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जब सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होंगे, इसकी वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी वो आपकी क्या कहलाती है, एक्टिव एसिडिटी कहलाती। क्या कहलाती है, एक्टिव एसिडिटी कहलाती। एक खास बात इसकी ये है कि ये लेस अमाउंट में होती है। क्या होती है, लेस अमाउंट में, बहुत कम एसिडिटी आपकी इस फॉर्म में पाई जाती है। मतलब कि जो आपकी एसिडिक सॉइल है उसमें 3 तरह की एसिडिटी होगी, एक तो एक्टिव होगी, एक पैसिव होगी या पोटेंशियल होगी, और एक होगी आपकी रिजर्व। तो जो एक्टिव एसिडिटी होगी वो कम अमाउंट में होती है, यानी लेस अमाउंट में होती है, लेकिन ये क्या होती है, हार्मफुल ज्यादा होती है, मोर हार्मफुल। उसका कारण भाई साहब ये है, उसका कारण ये है क्योंकि ये सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और सॉइल सॉल्यूशन से ही जितने भी प्लांट हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये डायरेक्ट इफेक्ट कर सकती है क्रॉप को, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ज्यादा हार्मफुल बोला जाता है, मोर हार्मफुल बोला जाता है। अब देखो, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं पोटेंशियल एसिडिटी। व्हाट इज पोटेंशियल एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी। पोटेंशियल एसिडिटी किसकी वजह से होगी, या इसी को हम लोग पैसिव एसिडिटी कहते हैं, लिख लो, ड्यू टू हाइड्रोजन आयन एंड एल्युमिनियम आयन एड्सॉर्ब्ड, या प्रेजेंट, ऐसे लिखो, प्रेजेंट ऑन सॉइल कोलॉइड कॉम्प्लेक्स, सॉइल कोलॉइड कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हो आप लोग
कि ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं ये देखो, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं। अभी देखो सॉइल सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन था तो उसकी वजह से एक्टिव एसिडिटी हो रही थी। अब यही हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। मान लो ये एक्सचेंजेबल साइड पे यहीं पे एक ही साथ बना देते हैं, यहाँ पर होंगे तो इसकी वजह से जो एसिडिटी होगी, मतलब ये सॉलिड फेज में होंगे, सॉलिड फेज, इसकी वजह से जो एसिडिटी होगी वो आपकी होगी पोटेंशियल एसिडिटी। क्या होगी? पोटेंशियल एसिडिटी। एंड लास्ट वन इज रिजर्व एसिडिटी। रिजर्व एसिडिटी। तो रिजर्व एसिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी। क्या बोला जाता है इसको? अभी नाम लिख देंगे इसके हम, नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी या इसी को रेजिडुअल एसिडिटी बोलते हैं। तो ये जो है ये आपकी क्या है? ये वो वाली है जो बच जाती है, यानी रिक्लेमेशन के बाद भी जो बच जाती है। तो रिमेनिंग आफ्टर रिक्लेमेशन ऑफ एक्टिव एंड पोटेंशियल एसिडिटी। एक्टिव एंड पोटेंशियल एसिडिटी मतलब कि एक्टिव और पोटेंशियल एसिडिटी के रिक्लेमेशन के बाद जो एसिडिटी बच जाती है वो रिजर्व कहलाती है। अब ये इसे सुधारा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सॉइल में पाए जाने वाले कोलाइड जो कोलाइड हैं उसमें जो इंटर लेयर स्पेस है, उनके दो यूनिट के बीच में जो इंटर लेयर स्पेस है उसमें हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन जो है वो जाके इस तरह से एड्जॉर्ब, मतलब इस तरह से जाके उसमें फंस जाते हैं जाके। तो ये फिर इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, नॉन रिप्लेसेबल है, ये नॉन रिप्लेसेबल है। इसी को नॉन रिप्लेसेबल, रिजर्व या नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है, ठीक है। तो इसी ये जो है ये आपकी सॉइल में ह्यूज अमाउंट में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो इसका ही होता है और ये कम हार्मफुल, सबसे कम हार्मफुल यही होती है। कारण क्या है कम हार्मफुल होने का? क्योंकि जो आयन है वो कोलॉइड के इंटर लेयर स्पेस में है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्मिकुलाइट आयन आपने देखा होगा, वर्मिकुलाइट 2:1 होता है। अब यहां पर एक बता देते हैं, वर्मिकुलाइट 2:1 होता है, यानी दो लेयर इसमें पाई जाती है। किसकी? दो लेयर पाई जाती हैं। किसकी? सिलिका की, है ना, एल्युमिनियम, ठीक है। और एक लेयर पाई जाती है इसमें 2 सिलिका 1 एल्युमिनियम की, ठीक है। और जब आपस में दो यूनिट जुड़ेंगी तो इस तरह से जुड़ेंगी, इस तरह से, लाइक दैट। तो इस जगह एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, इसके बीच में इंटरलेयर स्पेस है, ठीक। अब यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन आयन आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब फंस गया, अब ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या होती है? रिजर्व एसिडिटी क्रिएट होती है या रिजर्व एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक तो एक्टिव एसिडिटी, जब हाइड्रोजन आयन सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, इसकी वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी वो एक्टिव होगी। जब यही आयन कोलाइड के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो जाती है। और रिक्लेम करने के बाद जो बची है, जिनके आयन को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, वो आपकी रिजर्व एसिडिटी कहलाती है। अब इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे पोटेंशियल एसिडिटी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? पैसिव एसिडिटी के नाम से जानते हैं, पैसिव, या इजिली रिप्लेसेबल, क्योंकि इसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेसेबल, ठीक है, या इजिली एक्सचेंजेबल, या इजिली एक्सचेंजेबल, ये सब इसी के नाम है, एक्सचेंजेबल, राइट। ये क्या है आपका? ये नॉन एक्सचेंजेबल है, नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, या इसी को नॉन रिप्लेसेबल एसिडिटी कहते हैं, नॉन रिप्लेसेबल। डन, ठीक। अब यहां पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी है, तो हार्मफुल का अगर हम ऑर्डर देखें, हार्मफुल, तो सबसे ज्यादा बेटा हार्मफुल होगी एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। उससे कम हार्मफुल होगी पोटेंशियल, सबसे कम हार्मफुल होगी रिजर्व। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, है ना, एक ही साल लिख दिया। और अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कौन सी सॉइल में ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा आपकी कौन सी होगी? रिजर्व, रिजर्व। उससे कम मात्रा में होगी आपकी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बीच की है, ठीक है, हाँ। और फिर सबसे कम पाई जाती है एक्टिव, कम जाती है लेकिन हार्मफुल ज्यादा होती है ये, ठीक है ना। दिखन में छोटे लागे, घाव करें गंभीर, ऐसा सीन आपने देखा होगा, ठीक है।
ओके, तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके थोड़ा सा इसके बारे में, है ना, एसिडिक सॉइल के बारे में हम समझते हैं। आपको पता है कि एसिडिक सॉइल का जो पीएच है, ठीक है, वो कम है। ठीक है, सबको पता है कि भाई इसका जो सॉइल पीएच होता है, सॉइल पीएच वो 7 से कम होता है। ठीक, जो एरियाज हैं, लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये जो सॉइल है ये पाई जाती है आपकी असम, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड आल्सो वेस्ट बंगाल, ये यहां पर पाई जाती है। ठीक, ये जो आपकी एसिडिक सॉइल है, ये सॉइल के जितने भी ग्रुप हैं सब में पाई जाती है ना। फाउंड इन, लिख लेना, फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ सॉइल, ग्रुप्स ऑफ सॉइल, मृदाओं के जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी में पाई जाती, एक्सेप्ट ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को छोड़ के। ब्लैक सॉइल मतलब कि एल्यूवियल सॉइल भी आपकी हो सकती है कि एसिडिक हो जाए, ठीक है, लेकिन ब्लैक सॉइल नहीं। ब्लैक सॉइल में हैवी टेक्सचर्ड सॉइल होती है, इसमें बेस फॉर्मिंग कटायन इतने जल्दी लीच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सभी सॉइल ग्रुप में पाई जाती है सॉइल, किसको छोड़ के, ब्लैक सॉइल को छोड़ के। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हमने आपको बताए। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लो, जैसे एसिडिक सॉइल कौन कौन सी होती है बेसिकली जो कॉमन है। एग्जाम्पल्स जैसे पॉटजोल सॉइल, ठीक है, पॉटजोल सॉइल है, ये आपकी एसिडिक होती है। लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल, देखो इन दोनों का फॉर्मेशन बेटा कहाँ होता है, पता है किसी को? किसी को पता नहीं है, हम बताते हैं। पॉटजोल सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो पॉटजोलाइजेशन प्रोसेस से होता है, सबको पता है। पॉटजोलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो होती है कहां पर? टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन विद हाई रेनफॉल एरियाज, विद हाई रेनफॉल एरियाज, मतलब कि ऐसे टेम्परेट रीजन जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होना जरूरी है तभी इस सॉइल का फॉर्मेशन होगा। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन लेटराइजेशन से हुआ है, सबको पता है, लेटराइजेशन। ठीक है, लेटराइट सॉइल बनी कैसे है, बनी कहां पर है, किस रीजन में पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन विद हाई रेनफॉल एरियाज। समझे, है ना? ये कहां पर पाई जाएगी? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विद हाई रेनफॉल, मतलब कि हाई रेनफॉल में होंगी ही होंगी ये सॉइल। ठीक, तो और लिख सकते हैं हम लोग, और भी एसिडिक सॉइल होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। इसके बाद जो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, जिसमें आपका पीट और मक आ जाएगा, पीट सॉइल एंड मक सॉइल, ये भी आपकी एसिडिक होती है। एंड एक और लिख लेंगे आप लोग, तराई सॉइल। क्या लिख लेंगे? तराई सॉइल। ठीक है, तराई सॉइल। पूरे भारत में एसिडिक सॉइल का जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना होता है? लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर एसिडिक सॉइल पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक सॉइल भारत में कितने एरिया पर पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताओगे? 49 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो ये वाले पॉइंट पूछे जाते हैं कि पॉटजोलाइजेशन किस रीजन में होगा, लेटराइजेशन किस रीजन में होगा, इनसे बनने वाली सॉइल कैसी होंगी, उनके नाम क्या हैं, या नेचर क्या है। तो नेचर एसिडिक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलिए सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टीज मतलब इस सॉइल की खास बात क्या है। ठीक है, तो क्या खास है, वन बाय वन हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, पीएच कम है, लो इन सॉइल लो इन
पीएच हाई इन हाइड्रोजन आयन एंड एल्युमिनियम आयन, इसमें ये ज़्यादा होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, पीएच कम होता है इसका, और हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी की वजह से एसिडिटी हो रही थी। इसी की वजह से क्या हो रही थी, एसिडिटी। लो इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम कम मात्रा में क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि हाई रेनफॉल की वजह से ये लीच कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं लो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो धनायन विनिमय क्षमता है वो इस सॉइल की क्या होती है, कम होती है। अब ये क्या है, इसको हम समझाते हैं आपको। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बेसिकली इसको लिखा जाता है शॉर्ट में CEC। क्या लिखा जाता है, CEC। CEC क्या है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द कटायन, टू होल्ड द कटाइंस, सॉइल की वो कैपेसिटी या कटाइन को होल्ड करने की कैपेसिटी, जो सॉइल जितने ज्यादा कटाइंस को होल्ड कर लेगी। कटाइंस का यहां पर क्या सेंस है, कटाइंस का सेंस है सर पॉजिटिव चार्ज आयन, उस सॉइल की उतनी ज्यादा कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी। सिंपल है। या आप ऐसे कह सकते हो कटाइन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी। एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, सॉइल कोलाइड और सॉइल सॉल्यूशन के बीच में होगा, क्योंकि सॉइल कोलाइड पे कटाइन होंगे और इधर सॉइल सॉल्यूशन में कटाइन होंगे, तो इनके बीच में एक्सचेंज को ही कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कह सकते हैं, या होल्ड करने की कैपेसिटी को कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। अब होता क्या है सर, होता यह है कि सॉइल पीएच इसको कैसे अफेक्ट करता है। तो जिस सॉइल का पीएच ज्यादा होता है, हाई पीएच, और जिस सॉइल का पीएच कम होता है, ठीक है, उनकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसी होगी, पीएच बढ़ने पर कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, और पीएच कम होने पर कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी घटती है। तो जिस सॉइल का पीएच कम होगा उसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। पीएच बढ़ेगा, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, ये हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि CEC क्या है। अगर आपसे यहां पर यूनिट पूछी जाए कि व्हाट इज यूनिट, तो सेंटीमोल, सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी ऑफ सॉइल, ऐसे लिखी जाती है इसकी यूनिट, इकाई कहते हैं, है ना, पढ़ा भी होगा। सबसे ज्यादा ह्यूमस की होती है, तो अभी हम वो वाली बातें नहीं करेंगे, तो नहीं तो हम टॉपिक से जो भटक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिख लो पॉपुलेशन ऑफ फंगस, पॉपुलेशन ऑफ फंगस या फंजाई आर हायर देन बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। मतलब कि इस सॉइल में क्या होता है, जो फंजाई हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। अब हम यहां पर कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जैसे यहां पर फंजाई की अगर मैं बात करता हूं, फंजाई, तो फंजाई की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है एसिडिक सॉइल में, यानी कि जब सॉइल का पीएच 4.5 से 6.5 के बीच में होता है, तो फंजाई की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को यहां पर मिलेगी। तो अब एसिडिक सॉइल, एसिडिक पीएच है, तो सिंपल सी बात है एसिडिक सॉइल में भी ये ज्यादा होंगे। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी इसकी देखने को मिलती है 6.5 टू 7.5 पीएच पर। कितने पीएच पर, 6.5 टू 7.5 पीएच पर। अगर मैं बात करता हूं एक्टिनोमाइसिटीज की, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, ये जो है आपका जनरली देखने को मिलेगा स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में। कहां पर, स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में। तो अब एक बात बताओ, सॉइल का पीएच 7 से कम है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों कम ही होंगे, ये ज्यादा होगा, फंजाई की पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट हम और ऐड कर लेंगे, कौन सा वाला सर,
ज़रूरी है, ये आपका AFO में पूछा भी गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हो इलाइटिक एंड केओलिनाइटिक, इलाइटिक और केओलिनाइटिक, हम आपको पढ़ा देंगे, सॉइल कोलाइड पढ़ा देंगे, कोलाइड केओलिनाइटिक मिनरल्स आर डोमिनेंट। मतलब कि इसमें ये पूछा जाता है कि जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है इसमें किस तरह के मिनरल जो है वो डोमिनेंट होते हैं। तो किस तरह के मिनरल? इलाइटिक और केओलिनाइटिक ग्रुप के मिनरल। इलाइटिक ग्रुप में जैसे आपका हाइड्रस माइका, हाइड्रोबायोटाइट है, इलाइट है, ये वाले आएंगे। जो केओलिनाइटिक ग्रुप है इसमें आपका जैसे एनोक्साइट हो गया, है ना, केओलिनाइट हो गया, नेक्रीसाइट हो गया, और डिकाइट हो गया, हेलोसाइट हो गया, ये आपके जो हैं वो इस ग्रुप के हर्बिसाइड है। तो ये इस सॉइल की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक पॉइंट और बचा हुआ है, एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इस सॉइल की क्या होती है? हाई फास्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? हाई फास्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी बट लो अवेलेबल फास्फोरस। मतलब कि कहा जा रहा है कि इस सॉइल में जो फास्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती, अवेलेबल फास्फोरस कम होता है। अब आपके दिमाग में चक्रा घुमा होगा कि जब फास्फेट फिक्स ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो इट मीन्स फास्फोरस ज़्यादा ही होगी। नहीं, अवेलेबल फास्फोरस कम होती है। अवेलेबल फास्फोरस का क्या सेंस है? जो पौधों को उपलब्ध हो सकती है या जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें वो अवेलेबल है ना, हमारे लिए अवेलेबल। हम खाने थोड़ी जा रहे हैं, पौधे खाने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर उनको उपलब्ध नहीं है तो इट मीन्स उसमें अवेलेबल फास्फोरस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसको कैसे समझोगे? अब भाई फास्फोरस वही अवेलेबल होगी जो सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। मान लो जैसे ही हमने इसमें फास्फेट फर्टिलाइजर दिए, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वैसे तो वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर अवॉइड किए जाते हैं एसिडिक सॉइल में। एसिडिक सॉइल में हमेशा वाटर इनसॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डाई कैल्शियम फास्फेट दे सकते हो, रॉक फास्फेट दे सकते हो, बेसिक स्लैग दे सकते हो, बट यहाँ पर SSP वगैरह नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर जैसे ही जाएगा, अब इसकी फास्फेट फिक्सिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये तुरंत अपनी फास्फोरस को क्या कर लेगा? बाइंड कर लेता है। ये आयन तुरंत बाइंड कर लेंगे, मतलब फिक्स्ड फॉर्म में, अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस सॉइल में क्या है? आयरन डोमिनेंट होता है और एल्युमिनियम डोमिनेंट होता है। समझने की कोशिश करना। जैसे ही हमने फास्फोरस दिया तो ये क्या बना लेता है? आयरन फास्फेट और एल्युमिनियम फास्फेट, ठीक है, आयरन फास्फेट और एल्युमिनियम फास्फेट। ये जो है ये क्या है? फिक्स्ड फॉर्म है। क्या है? फिक्स्ड फॉर्म है, या इसको हम कहेंगे अनअवेलेबल फॉर्म। अनअवेलेबल फॉर्म, सिंपल, इसे हम क्या कहेंगे? अनअवेलेबल फॉर्म या फिक्स्ड फॉर्म। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां तक हमको जो है एकदम क्लियर। बताओ यहां तक क्लियर हुआ है ना? हमको तो क्लियर ही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक हो गया। अब सॉइल, इस एसिडिक सॉइल बनती कैसे है? एसिडिक सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली कैसे होता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, हेडिंग डाल लो एक, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। अब एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है? एक बात बताओ, एक हम छोटी सी बात आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, तो जब आप पैदा हुए थे तो आप में माँ बाप के ही गुण होंगे, ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप के गुण होंगे, ठीक। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद क्या हुआ? फिर आपको जो है दोस्त मिले, ठीक है, दोस्त मिले हॉस्टल में या जहाँ भी आपने पढ़ाई करी, वहाँ पे आपको कई लड़कों का झुंड मिला, है ना। अब आपकी किस्मत में लड़की है कि नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। तो
जो गुण माँ बाप में थे, ठीक है, मान लो वही गुण लेके पैदा आप हुए, लेकिन जैसे आप बड़े हुए अपने दोस्तों में रहे, ठीक है, तो आपको जो है बिगाड़ दिया गया दोस्तों के द्वारा, ऐसा मान लेते हैं। वैसे आप भी हो सकते हो किसी को बिगाड़ने वाले। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो गुण हैं वो एक तो पेरेंट्स से आते हैं, है ना, जो आपके पेरेंट्स होंगे उनसे गुण आएंगे। आपके माता पिता बहुत सीधे हैं, आप भी बहुत सीधे हो, ठीक, आप भी बहुत सीधे हो, आप दोस्तों में ऐसे में रहे नहीं कि बिगड़ सको, ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसा ग्रुप मिल गया, एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया जो आपको, जिसने आपको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, तो उनके गुण आ गए फिर, ठीक है। तो मतलब कि जो सॉइल है वो, उसमें जो गुण होते हैं उसके पेरेंट मटेरियल से होते हैं जहां से वो बन के आई है, और दूसरे गुण आते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट, या किस क्लाइमेट में वो प्रेजेंट है। समझ मेरी बात। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, तो पहला तो हम यही समझेंगे कि इसका फॉर्मेशन होता है, लिख लो, लीचिंग ऑफ, हाई रेनफॉल एरियाज में होगा ना, पहला पॉइंट लिखो, पहला लीचिंग ऑफ adsorbed bases from soil colloidal complex, soil colloidal complex, ठीक है, ड्यू टू हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, हाई रेनफॉल की वजह से जो कोलाइड के ऊपर एड्सॉर्ब्ड बेसिस हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या कर जाते हैं, लीच, मतलब कि इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, ये क्लाइमेट इफेक्ट है। जिस क्लाइमेट में प्रेजेंट है वहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या करें, बेस फॉर्मिंग कटाएं, लीच ही करेंगे। तो होता क्या है, जैसे ही वर्षा होती है, ठीक है, जैसे ही हैवी वर्षा होती रहेगी तो CO2 और H2O, ठीक है, मिलके क्या बना लेंगे, H2CO3, क्या बन गया ये, H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब सॉइल में मान लो कैल्शियम प्रेजेंट है, CaCO3, कैल्शियम है ये, तो कैल्शियम क्या है, इससे H2CO3 से मिलेगा, H2CO3 से मिलेगा, तो ये क्या बना लेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि जो आपके बेस फॉर्मिंग कटाइंस हैं, ठीक है, वो है। दूसरा, मान लो कोई सॉइल है जो एसिडिक पेरेंट मटेरियल से ही बनी है, उसका पेरेंट मटेरियल ही एसिडिक है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम एसिड इग्नियस रॉक्स, एसिड रॉक्स, ऐसे लिख लो, एसिड रॉक्स, अम्लीय चट्टानें, एसिड रॉक्स, ठीक है। तो एसिड रॉक से अगर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, अब यहाँ पर देखो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे एसिड इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, अगर मान लो एसिडिक इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, ठीक है, रायोलाइट, पिचस्टोन और ऑब्सीडियन, इनसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट मटेरियल जो है एसिडिक है, तो सॉइल भी कैसी होगी, एसिडिक होगी, ठीक है, तो सॉइल ऐसे भी एसिडिक बन जाती है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और क्या एग्जाम्पल, सब एसिडिक के एग्जाम्पल ध्यान रखो, और सब एसिडिक हम पढ़ा चुके हैं आपको, सॉइल दूसरा तीसरा लेक्चर देखना, शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें आपका ट्रेचाइट और सिएनाइट आ जाएगा, ट्रेचाइट एंड और सिएनाइट, ठीक है। तो ये दो हो गए, मतलब कि हमने पहले समझा कि लीचिंग की वजह से, है ना, बेस फॉर्मिंग कटाइन लीच करेगा, या सॉइल का फॉर्मेशन एसिडिक रॉक से, यानी पेरेंट मटेरियल ही उसका अगर एसिडिक है तो सॉइल डेफिनेटली कैसी होगी, एसिडिक नेचर की होगी। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं
तो वही बाइकार्बोनेट बनेगा, फिर वो कैल्शियम लीच कर जाएगा इसके साथ, वही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था, तीसरा था ना, चौथा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। जो एसिडिक फर्टिलाइजर है, एसिडिक फर्टिलाइजर अप टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लंबे समय तक अगर एसिडिक फर्टिलाइजर आप यूज करोगे तो एसिडिक फर्टिलाइजर का जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो कैसा होता है एसिडिक। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एसिडिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं, बेसिकली अमोनिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, आपके एसिडिक फर्टिलाइजर होते हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये वाले फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब लंबे समय तक आप इनका यूज करोगे किसी सॉइल में, तो एक समय के बाद सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो होता क्यों है ऐसा, इसलिए होता है भाई साहब, ध्यान से देखो इधर, कि इसमें पाया जाने वाला अमोनिकल आयन का क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। समझने की कोशिश करना। तो पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में जो बैक्टीरिया है वो होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास अमोनिकल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट में, NO2 नाइट्राइट होता है। देन जो है नाइट्रोबैक्टर का क्या करेगा, नाइट्रोबैक्टर इसको जो है किसमें कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, नाइट्रेट में। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, समझना। ठीक, नाइट्रिफिकेशन। अब यहां पर देख, समझने वाली बात क्या है कि यहां पर जो अमोनिकल आयन थे जब वो नाइट्राइट में बदले तो यहां से बेटा क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ। भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन आयन का रिमूवल होता है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब हाइड्रोजन आयन का एडिशन होता है, देखो ये याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। यहां पर क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ, सॉरी, ना, उल्टा हो गया, एक सेकंड, उल्टा हो गया। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन उल्टा हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, रिडक्शन में एडिशन होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये होगा सर। तो यहां पर रिमूवल हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो अब ये देखो, जितने ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा सॉइल में, है ना, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा यानी नाइट्रिफिकेशन होगा, उतना ही ज्यादा सॉइल में हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिफिकेशन होगा। क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा, सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिडिफिकेशन, जब हम लंबे समय तक कोई एसिडिक फर्टिलाइजर लॉन्ग पीरियड तक यूज करते रहते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर लो बस, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, पुअर वाटर ड्रेनेज। जब खराब जल निकास होता है, खराब जल निकास की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, खराब जल निकास। चलिए अब हम समझते हैं इसका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को क्या करना है, हटाना है। तो हेडिंग डाल लो रिक्लेमेशन। अभी तो टाइम है, अभी टाइम है ना, 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। एडिशन ऑफ, सॉरी, रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। ठीक है, कैसे रिक्लेम करोगे, तो सबसे पहला है ना, एडिंग ऑफ लाइम को ऐड करो, या फिर ऐसे लिख लो, यूज ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, चूने का प्रयोग। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल लाइम। ठीक है, चलिए इसको, हाँ, एग्रीकल्चरल लाइम। ठीक, इसके बाद क्या हो सकता है, ग्रोइंग ऑफ एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स, है ना, एसिड टॉलरेंस क्रॉप्स ग्रो करेंगे। जैसे हाई एसिड टॉलरेंट में आपका ब्लूबेरी आ जाएगा, ब्लूबेरी, ठीक है, और क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और क्रैनबेरी, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज कर दो, जल निकास अच्छा कर दो, प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से क्या होगा, लीच नहीं कर पाएंगे, बेस फॉर्मिंग कटाइन जो है वो लीच नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके अलावा चौथा आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, यूज़ ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, है ना, अपोजिट जो बेसिसिटी को प्रोड्यूस करें। ठीक है, बेसिक फर्टिलाइजर लाइक जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर जितने भी हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, तो इनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्लेमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्लेमेशन हो जाएगा। बस ये है आपकी एसिडिक सॉइल। तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, एसिडिक सॉइल क्या क्या होती है, कैसे बनती है, एसिडिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है, एसिडिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सॉइल के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। इसके अलावा सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। फॉर्मेशन जब हमने सीख लिया, फिर हमने समझा कि इसका कैसे हम रिक्लेमेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या जो भी फीडबैक है वो आप हमें दे सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना है सॉइल साइंस का तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी जो बच्चे पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के, है ना, एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली कर सकते हैं। सिंपली करना क्या, Adda24/7 टाइप करना है गूगल पे, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना, देन ऑल कोर्सेज में आएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, और यहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर कैटेगरी जैसे ही सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जो है आपको दिखेगा एग्रीकल्चर महापैक। ये है आपका एग्रीकल्चर महापैक। एनरोल करने के लिए इस पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर वैलिडिटी सेलेक्ट करेंगे 27 महीने। मोर ऑफर्स पे जाना है, 80% ऑफ चल रहा है अभी। कूपन कोड लगाना है आपको Y826A, ये कोड लगा देना है। इससे आपको क्या है, मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। 6000 समथिंग का ये एग्रीकल्चर महापैक आपको 27 महीने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एग्रीकल्चर कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी बैच हो, JRF नेट या कोई भी हो, तो ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।